नमस्कार प्यारे बच्चों, स्कूल के इस मैथमेटिक्स वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं क्लास 12 के चैप्टर 3.1 मैंने 3.1 का सवाल नंबर 6 का तीसरा नंबर सवाल की मैं चर्चा कर रहा हूँ। मैंने 2 तक पढ़ा दिया था पिछले वीडियो में। छठे का दूसरा नंबर था, छठे का तीसरा नंबर सवाल। तो मैंने क्या किया, सवाल पहले पढ़ा दिया है। तो आपके सामने 2 आव्यूह दिया गया, दोनों आव्यूह क्या आपस में बराबर है। तो समीकरण सीधा में मिल जा रहा है, x + y + z बराबर 9, x + z बराबर 5 मिल जा रहा है और y + z बराबर क्या मिल जा रहा है। तो इस समीकरण की मदद से मैंने समीकरण नंबर जो पहला था उसकी मदद से मैंने निकाल लिया x + y + z बराबर 9। और हमें पता है कि y + z का मान कितना है, y + z का मान कितना है 7 है। तो मैंने 7 यहां रख दिया, 7 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो 9 में से 7 जा रहा है, कितना हो जा रहा है बच्चों, 2 हो रहा है। तो x का मान तो मिल गया। अब इस x का मान मैं क्या करूंगा, समीकरण नंबर 2 में रखूंगा। देखिए x का मान समीकरण 2 में, जब x का मान आप समीकरण 2 में रखेंगे, चूंकि यहां x + z है तो इसलिए हो गया 2 + z, 2 को उधर भेजिए, 5 में से माइनस हो जाएगा, 3 आएगा। z का मान भी मिल गया। अब इस z का मान समीकरण नंबर हम किसमें रखेंगे, 3 में रखेंगे। तो लिखिएगा z का मान समीकरण 3 है। जब z का मान आप समीकरण 3 में रखेंगे तो y + 3 हो जाएगा, y + 3 बराबर 7। तो 3 जब उधर जाएगा तो +3 -3 हो जाएगा। तो 7 में से मैं 3 घटाऊंगा तो आएगा कितना स्टूडेंट, 4 आएगा। तो यहाँ पे देखिए x का मान 2 है, y का मान 3 है, और माफ करिए y का मान 4 है और z का मान 3 है। तो यानी तीनों मान हमें क्या हो गए, प्राप्त हो गए, जिसकी हमें क्या थी, आवश्यकता थी, और जिसके लिए हम क्या करके सवाल कर देते हैं। तो सवाल नंबर 6 का तीनों आपका सवाल हो गया है। दो सवाल 6 के दो सवाल थे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आज ये तीसरा सवाल है, तीनों सवाल आपका यहाँ क्या कंप्लीट हो गया। अब मैं जाऊंगा 7वें नंबर सवाल पर। सातवां नंबर सवाल भी एक समान आव्यूह का सवाल है, और उसी से हमें क्या करना है, तुलना करके a, b और c और d का मान निकालना है। सवाल आपका है तो चलिए यहाँ ये समान आव्यूह है, यानी इस हिसाब से समीकरण क्या होगा, पहला होगा a - b बराबर -1। दूसरा क्या बच्चों, समीकरण 1 हो गया। दूसरा है 2a + c बराबर 5। तीसरा बच्चों है 2a - b बराबर 2a - b बराबर कितना बच्चों, ऐसे करके लिखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसको इसके बराबर कर दे रहा हूं, 2a - b बराबर 0। तीसरा है 2a + c बराबर 5। फिर आगे बच्चों है 3c + d बराबर 13, समीकरण नंबर 4। तो देखिए यहाँ पर a - b बराबर -1 है, 2a - b बराबर 0 है, 2a + c बराबर 5 है, 3c + d बराबर 13 है। और आपको क्या करना है, इन सभी की मदद से, इन चारों समीकरण की मदद से a, b, c और d चारों का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा, ध्यान दीजिएगा आपको। तो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को हल करिएगा साथ में। a - b बराबर -1 और 2a - b बराबर 0। समीकरण 1 है और समीकरण कितना है, 2 है। देखिए बहुत ज्यादा आपको कोई अंदर से मतलब कि बेसिक कोई नहीं बता सकता,
माने जैसे कि आपके 12 क्लास चल रहा है, अगर मैं बेसिक पे जाऊंगा तो कोर्स नहीं खत्म होने वाला। और ये जो है ये 10 में आप पढ़ चुके हैं कि कैसे दो युगपत समीकरण को कैसे मतलब दो युगपत समीकरण को कैसे हल किया जाता था। युगपत समीकरण को हल करने का कई सारा तरीका है। कुछ लोग विलोपन से हल करते थे, कुछ लोग तुलनात्मक से हल करते थे, कुछ बीजगणित से हल करते थे, कुछ प्रतिस्थापन से हल करते थे। ये 4 मेथड है जिससे वो हल किए जाते हैं, हल किए जा सकते हैं सवाल। तो विलोपन से सबसे आसान होता है हल करना, तो मैं विलोपन से हल करूंगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इसको घटाऊंगा, तो घटाऊंगा तो नीचे चिन्ह बदलेगा 0, यहाँ भी चिन्ह बदल जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस तब माइनस हो जाएगा। तो -1 0 बच्चों -1 नहीं होगा, ये माइनस प्लस माइनस होता है, ये भी कट गया। ए में अगर 2 घटाएंगे तो आएगा -2, तो माइनस माइनस गया कट, ए बराबर बच्चों हो गया 1/2। अब इस ए का मान हम चाहे 1 में रखे चाहे 2 में रखे तो बी का मान भी मिल जाएगा। तो मैं ए का मान 2 में रख दे रहा हूं, तो लिखोगे ए का मान समीकरण 2 में, तो 2 में रखिए, तो 2a है, 2 गुणे 1/2, क्योंकि ए का मान 1/2 आया, माइनस बी बराबर 0, 2 और 2 कटा, 1 माइनस बी बराबर 0, 1 उधर भेजिए, माइनस बी बराबर -1, तो b बराबर बच्चों हो जाता है 1, तो b का मान भी आ गया। जो चीज हमें चाहिए था b का मान भी आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, हमें c का मान निकालना है और d का मान निकालना है। तो यहाँ पे a का मान मालूम है तो c का मान भी निकल जाएगा ना। लिखिए a का मान समीकरण 3 में, जब a का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो रख के देखिए, जैसे a का मान इसमें हम रखेंगे 2 गुणे 1/2 प्लस c बराबर कितना हो गया 5। जैसे a का मान अगर इसमें रखेंगे तो ये आपका 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा कितना बच्चों, 1 प्लस c बराबर 5, तो 1 को उधर भेज दीजिए, -1 हो गया, यानी उत्तर कितना आया c का, c का मान कितना आ गया 4। अब हमें a b c मिल गया तो d की वैल्यू सरलता से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ 3c प्लस d दिया गया, तो c का मान समीकरण नंबर 4 रखना पड़ेगा। देखिए c का मान समीकरण 4 में, तो जैसे हम c का मान समीकरण 4 रखेंगे तो ये c का मान 4 आया भी है ऑलरेडी, तो लिखिएगा आपको 3 गुणे 4 प्लस d बराबर 13, तो 3 चौक होता बच्चों कितना 12, 12 उधर भेजिए, -12 हो जाएगा, यानी d बराबर हो गया 13 में से 12 गया 1। तो देखिए बारी बारी से चारों मान निकल गया, a का मान 1/2, b का मान 1, c का मान 4 और d का मान कितना हो गया स्टूडेंट 1 हो गया। तो ये चारों मान निकल गए, समान आव्यूह की शर्तों पे निकले हैं, समान आव्यूह की शर्तों पे निकले हैं। समान आव्यूह पे मैंने संक्रियाएं किया, इसके फलस्वरूप हमें ये मान की क्या हुई, प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार आप लोग का 7वां नंबर सवाल भी क्या हुआ, हल हुआ। अब 8वां नंबर सवाल है और ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय का मतलब होता है कि जिसको हम लोग कहते हैं कि MCQ कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उन चारों ऑप्शनों का 4 ऑप्शन में से जो सही होता है उसको चुन के क्या करना पड़ता है, उस पर टिक लगाना पड़ता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि परीक्षा में क्या होते हैं, स्कोरिंग मार्क्स के अंतर्गत ये आते हैं। 1-1 नंबर का एक प्रश्न होता है, कहीं कहीं 2-2 नंबर का भी रहता है। तो इसको हल करने के लिए आपका बेसिक कंसेप्ट भी क्या मजबूत होना आवश्यक है। तो एक यहाँ पे सवाल दिया है, कंसेप्ट वाला ही सवाल है बच्चों, लिखा हुआ है एक आव्यूह है, दिया हुआ है कि एक आव्यूह है,
ये इसका एलिमेंट है और ये इसका क्या है, हमारा कोट है। और ये क्या है, वर्ग अवयव है। कौन अवयव है मित्रों, बच्चों, वर्ग अवयव, जिसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि वर्ग अवयव वह अवयव होता है, माने इस प्रकार का एक ऐसा अवयव होता है जिसमें रो और कॉलम माने पंक्ति और जो स्तंभ होते हैं उनकी जो संख्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। यानी यम और यन माने जितना रो होगा उतना कॉलम होगा। ऐसा जो अवयव अगर मिल जाए आपको तो समझ लीजिएगा कि वो कौन सा अवयव होता है, वर्ग अवयव होता है। तो वर्ग अवयव में शर्त क्या होना चाहिए कि m रो को प्रदर्शित करता है, n कॉलम को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये हो गया कि m बराबर n। तो आपकी किताब में सवाल नंबर 8 है, 8 में 4 ऑप्शन दिया गया, तो 8वें का सी सही होगा, क्योंकि m बराबर जब n होगा, यानी m माने जब रो और कॉलम आपस में जब बराबर होंगे तभी कोई अवयव क्या हो सकता है, वर्ग अवयव हो सकता है। और 9वां नंबर सवाल आप लोग कर लीजिएगा, स्वयं ही कर लीजिएगा, बहुत आसान है। वो समान अवयव की शर्त के अनुसार है, दो समीकरण दिए, दोनों अवयव दिया है, दोनों को बराबर करके आप स्वयं हल कर सकते हैं। और सवाल नंबर 10 दिया गया है, बोला है एक अवयव है जिसकी कोट कितनी है, 3 गुणे 3। एक अवयव है जिसकी कोट कितनी दी गई है, 3 गुणे 3 है। सवाल नंबर 9, अवयव की कोट, अवयव की कोट है 3 गुणे 3। तो 3 गुणे 3 है माने 3 क्रॉस 3 है, माने इसमें m का मान भी 3 है और n का मान भी कितना बच्चों, 3 है, माने 3 पंक्ति है और 3 क्या है, स्तंभ है। ठीक है, अच्छी बात है। ये बच्चे हो गया स्कूल। तो अवयव कितने होंगे, माने एलिमेंट, तो कुल अवयव होंगे, अवयव बराबर होता है पंक्ति और स्तंभ के संख्याओं का गुणा, यानी 3 गुणे 3 कितना हो गया, उसमें 9 अवयव हैं जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होगी, प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होगी। तो बोल रहा है ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसमें प्रत्येक प्रविष्टि कितनी होगी, 0 या 1। अब बताओ कितनी संख्या दी गई है, 0 और 1, 2 संख्या है। प्रविष्टि वाली संख्या या तो 0 होगी या तो 1 होगी। तो कितनी कुल संख्या हो गई बच्चों, 2 संख्या। प्रविष्टि की कुल संख्या 2 ही संभावना है, लेकिन यहां एलिमेंट कितने बच्चों, 9। तो प्रत्येक में होगा ना, तो इस प्रकार कितना हो जाएगा, इस प्रकार कुल 0 या 1 होने की कुल संभावना कितनी होगी, ये 0 1 2 ही तो है, लेकिन कुल एलिमेंट कितने हमारे 9, यानी 2 की घात 9 होगा। 2 की घात 9 होता है कितना, 512 होता है, मुझे याद है। 2 की घात 1 2 होता है, 2 की घात 2 4 होता है, 2 की घात 3 8 हो गया, 4 16 हो गया, 5 32 6 64 7 128 और 8 हो गया 256, 9 हो गया 512, 10 भी बोल सकता हूँ, 24 होता है। तो ये सब प्रैक्टिस पे होता है, ऐसा मत समझिए कि मतलब कि हमको कहीं से रटा हुआ है, मतलब कि आप भी करेंगे तो आपको भी हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो 2 की घात 9 कितना होता है, 512 होता है। तो इस प्रकार 3.1 अभ्यास की आज क्या होती है, समाप्ति होती है। अब हम अगले अभ्यास पे जाएंगे। अगला अभ्यास अवयवों का कुछ संक्रियाएं हैं उस पे आधारित अभ्यास है। तो चलिए मैं आज आपको बता दे रहा हूं कि कैसे इसमें पढ़ेंगे आप लोग ये कि 2 अवयवों को कैसे जोड़ा जाता है, 2 अवयवों का घटाया कैसे जाता है, 2 अवयवों का गुणा कैसे किया जाता है, ये सब इसमें है। तो मैं आज आपको जोड़ और घटाव बता दे रहा हूं कि जोड़ और घटाव कैसे एक अवयव में जोड़ और घटाव होता है, और गुणा आपको मैं अगले क्लास में बताऊंगा। तो पहले आज आप लोग जोड़ देख लीजिए, 2 अवयवों की जोड़ किस तरह से।
आव्यूह का योग। नॉर्मल आव्यूह को हम तभी जोड़ सकते हैं, दो आव्यूह को तभी ऐड किया जा सकता है जब दोनों आव्यूह का क्या होना चाहिए, कोटि बराबर होना चाहिए। मैं फिर फिट कर रहा हूं स्टूडेंट कि दो आव्यूह को तभी जोड़ा जा सकता है जब दोनों आव्यूह क्या हो, दोनों आव्यूह का कोटि बराबर हो। क्या बराबर हो, कोटि बराबर हो। दो आव्यूह को मैं एक साथ कर ले रहा हूं, जोड़ और घटाओ। दो आव्यूह को दोनों बता दे रहा हूं, योग और घटाओ, दोनों घटाना। दो आव्यूह को जोड़ा और घटाया तब जा सकता है जब दोनों आव्यूह का क्या होना चाहिए, कोटि बराबर होना चाहिए। दो आव्यूह का योग और घटाओ तभी संभव है जब दोनों आव्यूह का कोटि बराबर। और उदाहरणतः आपके सामने एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, सामान्य साइज का कोटि कितना है बच्चों, 2 गुणे 2। एक और आव्यूह है सामने, लिखिए मतलब जान लीजिए, मैंने इसको जोड़ दे दिया 4 7 8 9, तब ये जुड़ सकता है क्योंकि ये भी क्या है, 2 गुणे 2 का ही है। अगर ये 3 गुणे 2 होता या 2 गुणे 3 होता तब नहीं जुड़ सकता था। तो कहने का मतलब है दो आव्यूह तभी जुड़ेंगे या घटेंगे जब दोनों का क्या होगा, कोटि बराबर होगा। और ये जुड़ेगा भी इस प्रकार, देखिए तो जैसे 2 है तो ये इसी से जुड़ेगा, इसको आप इससे नहीं जोड़ेंगे या इससे नहीं, बस ये इसी से जुड़ेगा, पहला से रो 1 1 माने A11 वाले से ही जुड़ेगा, अगले आव्यूह के A12 से नहीं जुड़ेगा, ना A21 से जुड़ेगा। A11 है तो A11 से ही जुड़ेगा, A12 है तो A12 वाले से ही जुड़ेगा अगले आव्यूह में। यानी 2 और 4 कितना हो गया बच्चों, 6, 3 और 7 कितना हो गया, 10, 5 और 8 कितना हो गया, 13, और 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और कुछ इसी प्रकार की शर्तें क्या होती हैं, घटाव भी लागू होती है। अगर मान लो यहाँ पर अगर ये माइनस होता था घटाव भी ये घट भी सकता है क्योंकि दोनों का आव्यूह क्या है, समान है। तो 2 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों, -2। 3 में से मैं 7 घटाऊंगा तो आएगा कितना, -4। 5 में से 8 घटाओगे तो -3 आएगा। 7 में से 9 घटाना तो कितना आएगा बच्चों, -2। तो इस प्रकार क्या है, ये आव्यूह का जोड़ और घटाव इसी प्रकार क्या है, संभव है और इसी प्रकार होता है। और दोनों के लिए लगभग क्या है, एक समान की क्या होती है, शर्तें होती हैं। तो ये आव्यूह का योग का क्या है, शर्त होता है। अगला आव्यूह में एक अदिश से गुण, माने किसी भी आव्यूह में एक स्केलर प्रोडक्ट, मतलब स्केलर प्रोडक्ट का क्या करना है, स्केलर का गुणा करना। तो स्केलर गुणा करने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लें मैं आपके सामने एक आव्यूह दे दिया 4 3 5 2 4 7, हमें कुछ ऐसी संख्याएं पड़ गई, मैं इसमें 2 का गुणा कर रहा हूं। तो मान लो a बराबर इतना है, जब आप इसमें 2 का गुणा करोगे, माने इसको 2a बनाओगे या 3a बना सकते हो सकता है कि इसमें यही नहीं 1/2 का गुणा करें। जब आप इसमें गुणा करोगे तो इस 2 का गुणा इस आव्यूह में सभी एलिमेंट के साथ होगा। यानी जब 2 का मैंने गुणा किया इस आव्यूह में तो 2 4 8 3 6 25 10 हो गया, 2 4 2 7 14 2 8 16। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से केवल इसी गुणा को छोड़ दोगे या इसी में। जब भी किसी आव्यूह में एक आदिश का गुणा करोगे तो सब में होगा।
या फिर इसमें से कुछ कॉमन ले रहे हो, कॉमन भी लिया जाता है बच्चों, या कुछ कॉमन ले रहे हो, जैसे मैंने लिख दिया a बराबर 6 9 8 और 12। मेरा मतलब मैं इसमें से 3 कॉमन ले रहा हूं, तो जब आप 3 कॉमन लोगे यहां कितना हो जाएगा, दूनी 6 3 9, इसमें से कुछ कॉमन जाएगा नहीं, तो मैं क्या हो गया 8/3, और इसमें से करोगे तो 3 4, तो इस प्रकार होगा। तो ये सामने था एक अवयव से, एक अवयव में क्या अदिश से गुणा। अब जो अगला है टॉपिक्स है कि दो अवयव का गुणा, दो अवयव का गुणा, इसको मैं अब अगले क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो अवयव का गुणा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको आगे अगले क्लास में बताऊंगा और पूरे विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।